कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट करके बताओ कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो ये भाई ने एक कमेंट करा था जिसपे 15 लाइक्स आए थे। इन्होंने बोला है लॉन्ग जंप में A to Z ऑल टिप्स एंड टेक्निक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग A से लेके Z तक चलेंगे और हर अल्फाबेट पे आपको एक टिप बताऊंगा जो कि आपको अपनी लॉन्ग जंप इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। शुरू करते हैं A से। A से होने वाला है A स्किप्स। अब A स्किप आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग A स्किप करते हैं तो उसमें हम लोग एक बार इस पोजीशन पे आते हैं और जो ये पोजीशन है ये हमारे टेक ऑफ से काफी ज्यादा सिमिलर है। और अगर हम लोग 20 से 30 मीटर तक A स्किप करते हैं तो उसमें हम लोग 20 से 30 बार इस पोजीशन में आते हैं और जितनी ज्यादा बार हम लोग इस पोजीशन में आएंगे हमें ये पोजीशन उतनी ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगेगी, जिसकी वजह से हमारा टेक ऑफ और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। A के बाद में आएगा B और B से होगा ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग जंप को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग ब्रॉड जंप करते हैं तो उसमें हम लोग हमारी लैंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल ब्रॉड जंप होती है जिसमें हम लोग सिर्फ हमारे पैरों को रखते हैं, लेकिन आपको इस तरीके का ब्रॉड जंप नहीं करना है, आपको लैंडिंग के साथ में ब्रॉड जंप करना है। ऐसा करने से आप अपने लैंडिंग की टेक्निक को और इंप्रूव कर पाओगे। B के बाद में आएगा C और C से होगा कोर। एक लॉन्ग जंप एथलीट को अपने कोर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा कोर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फिर लैंडिंग के टाइम पे हम लोग इस पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ है कि अगर हमारा कोर स्ट्रांग नहीं है तो टेक ऑफ के टाइम पे हमारी बॉडी साइड में झूलने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे इस वीडियो में हम लोग श्रीशंकर को देख सकते हैं कि जब वो टेक ऑफ बोर्ड के पास में आ रहे हैं तो उनके शोल्डर्स पूरे टाइम एक ही जगह पे हैं, उनकी अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ऐसा तब होता है जब हमारा कोर स्ट्रांग होगा। अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपकी बॉडी इस तरीके से टेक ऑफ के टाइम पे झूलने लगेगी। C के बाद में आएगा D और D से होगा डाइट। अगर आपको अपनी लॉन्ग जंप को इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें कोशिश करना है कि हमारी जो बॉडी है उसमें अच्छी खासी मसल्स हो और जो मसल की क्वालिटी है वो भी अच्छी हो और उसके साथ साथ फैट का परसेंटेज कम होना चाहिए। अब ऐसी बॉडी अचीव करने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। इन चीज़ों में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है, इसलिए आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। और इन चीज़ों में अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहता है जो कि आपको अच्छा वर्कआउट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। ये सब खाने की चीज़ों को आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। D के बाद में आएगा E और E से होगा इलास्टिसिटी। हमारी बॉडी में हड्डियाँ रहती हैं और उनसे मसल्स जुड़ी रहती हैं और हड्डियों को और मसल्स को टेंडन जोड़ता है। जो टेंडन रहता है वो मसल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और उसके अंदर मसल से ज़्यादा इलास्टिसिटी रहती है, मतलब एक तरीके का लचीलापन रहता है। मसल जितना फोर्स लगा सकती है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उससे कई ज़्यादा एनर्जी टेंडन प्रोड्यूस कर सकता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंडन हमारे बॉडी में होता है एक्लीस टेंडन, और इस टेंडन की हमें इलास्टिसिटी को बढ़ाना रहता है, जिसके लिए आप पोगो जंप्स जैसी एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। E के बाद में आएगा F और F से होगा फास्ट। ये लॉन्ग जंप का सबसे पहला रूल है कि आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज स्पीड से जाके आप टेक ऑफ करोगे आपके लॉन्ग जंप का डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए अपने स्पीड को बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। F के बाद में आएगा G और G का मतलब होगा गोल सेटिंग। हम सबको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए जिसको हम लोग आराम से अचीव कर पाएं। एथलेटिक्स एक नंबर बेस्ड स्पोर्ट है, मतलब इसमें जो भी हमारी परफॉर्मेंस रहती है वो सीधे नंबर से जुड़ी रहती है। मतलब किसने सबसे कम टाइम में रेस को कंप्लीट किया, किसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए चीज़ को फेंका, किसने सबसे लंबी जंप करी, किसने सबसे ऊंची जंप करी। तो एथलेटिक्स में जो भी जीतता है वो अपने नंबर की वजह से जीतता है कि मतलब उसने क्या अचीव किया, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस अचीव किया। और कोई भी नंबर ऐसे हवा में नहीं आ जाता है, वो नंबर किसी चीज़ की वजह से आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ गोल्स बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका गोल है कि आपको 7.5 मीटर जंप करना है तो उसके लिए आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपने वजन का 2 गुना स्क्वाट कर पाओ। अगर आपका वजन 70 kg है तो फिर आपको 140 किलो से एक फुल स्क्वाट करना है। ये एक तरीके का गोल हो गया। 7.5 मीटर जंप करना है तो उसके लिए आपका 30 मीटर का टाइम 4 सेकंड से कम आना चाहिए। ये भी एक और गोल हो गया। अगर इतना आपको जंप करना है तो उसके लिए आपको 3 मीटर से ज़्यादा ब्रॉड जंप करना ही होगा। ये एक और गोल हो गया। ऐसे आपका जो बड़ा गोल है उसको आपको छोटे छोटे गोल्स में बांट लेना है और फिर वो छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने पे ध्यान देना है। और जब आपके वो छोटे गोल्स पूरे हो जाएंगे तो वो आपको बड़ा गोल अचीव करने में मदद करेंगे। G के बाद में आएगा H और H से हम लोग करेंगे हॉप। जो हॉपिंग एक्सरसाइज है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जो ट्रिपल जंपर्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग जंप एथलीट्स भी इसे कर सकते हैं। इसे करने का मेरा तो एक ही लॉजिक है कि जब हम लोग हॉप करते हैं तो हम लोग एक पैर से जंप करते हैं और उसी पैर से लैंड करेंगे, और क्योंकि हमने जिस पैर से जंप किया उसी पैर से लैंड कर रहे हैं तो उस पैर पे बहुत ज़्यादा शॉक आता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और फिर से एक जंप करना पड़ेगा। और अगर हम लोग शॉक को एब्जॉर्ब करके अच्छे से जंप कर पा रहे हैं तो जब लॉन्ग जंप में हमें शॉक एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ेगा तो बिना शॉक एब्जॉर्ब करे हम लोग और ज़्यादा अच्छी जंप कर पाएंगे। H के बाद में आएगा I और I से होगा इंटरवल ट्रेनिंग। अगर हम लोग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके से सर्किट ट्रेनिंग जैसा होता है। इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस को कुछ टाइम तक करते हैं, फिर कुछ टाइम का रेस्ट लेते हैं, फिर से कोई और एक्सरसाइज को करते हैं। ऐसे आपको 5-6 एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट कर लेना है और बारी बारी से एक एक्सरसाइज को करना है। जो इस टाइप का वर्कआउट रहता है ये करने से आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ती है, और अगर आप ये चीज़ अपने वर्कआउट में करते हो तो फिर आपके बाकी
के जो वर्कआउट्स रहते हैं वो थोड़े और आसान लगने लगते हैं, क्योंकि ये वर्कआउट करने से आपके वर्कआउट के बीच ही जो रिकवरी रहती है वो इंप्रूव हो जाती है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई के बाद में आएगा जे, और जे का मतलब है जंप ड्रिल्स। बहुत सारी टेक ऑफ ड्रिल्स रहती है जो हम लोग कर सकते हैं हमारे लॉन्ग जंप को इंप्रूव करने के लिए। अभी मैं आपको कुछ टेक ऑफ ड्रिल्स बता देता हूँ, आप उनको वर्कआउट के टाइम पे कर सकते हो। जैसे कि ये हो गई 1 स्टेप टेक ऑफ ड्रिल। इसमें हमें बीच में 1 स्टेप लेना और टेक ऑफ करते रहना है। जो 1 स्टेप टेक ऑफ ड्रिल है इसमें हमारे दोनों पैर आएंगे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। अगली ड्रिल होगी 2 स्टेप टेक ऑफ। इसमें हम लोग हर बार एक ही पैर से जंप करेंगे। सेम ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं 3 स्टेप टेक ऑफ। इसमें हमें 3 स्टेप लेके टेक ऑफ करना है और इसमें हमारे दोनों पैर आएंगे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। जो 2 स्टेप टेक ऑफ है ये आपको दोनों पैर से करना है, एक बार आप राइट पैर से कर सकते हो, फिर दूसरी बार आप लेफ्ट पैर से भी कर सकते हो। ऐसे ही हम लोग एक और ड्रिल कर सकते हैं 1 स्टेप फ्लाइट। ये ड्रिल हमें कुछ इस तरीके से करनी है और इसमें हर बार हम लोग एक ही पैर से जंप करते हैं, तो इसे आपको दोनों पैरों से करना है, एक बार आप राइट पैर से कर लेना, एक बार लेफ्ट पैर से कर लेना। जो 1 स्टेप फ्लाइट है इसकी जैसे हो जाएगी 2 स्टेप फ्लाइट। इसमें हमारे दोनों पैर आएंगे, एक बार राइट से जंप होगी एक बार लेफ्ट से। ऐसे ही एक और ड्रिल है 3 स्टेप फ्लाइट। इसमें हमें 3 स्टेप लेके फ्लाइट करना है और इसमें हमारे सारे टेक ऑफ एक ही पैर से आएंगे। जे के बाद में आएगा के, और के से होगा नी स्टिफनेस। दौड़ते टाइम जब हम लोग हमारा पैर ग्राउंड के ऊपर रखते हैं तो उस टाइम पे हमारा घुटना कम से कम मुड़ना चाहिए। जितना कम हमारा घुटना मुड़ेगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है। अब अपने नी की स्टिफनेस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग डेप्थ जंप्स कर सकते हैं, और जब हम लोग ये एक्सरसाइज को करेंगे तब हमें कोशिश करने की हमारा घुटना कम से कम मुड़े। के बाद में आएगा एल, और एल से होगा लॉन्ग स्प्रिंट्स। हमें हफ्ते में कम से कम एक बार लंबी स्प्रिंट्स लगानी है, जैसे कि 120 मीटर 150 मीटर, क्योंकि ऐसे रेपिटेशन लगाने से हमारी जो स्पीड की एंड्योरेंस है वो इंप्रूव होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमने इतनी लंबी 120 मीटर लगा ली, लेकिन जब हम लोग लॉन्ग जंप करेंगे तो हमें इतना लंबा तो दौड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ 30 या 40 मीटर दौड़ना रहेगा। तो इतना तो हमारा रनअप है ही। अब इसके बाद इतना हम लोग एक्स्ट्रा दौड़ रहे हैं, तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा दौड़ रहे हैं और इसमें हम लोग हमारी स्पीड को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं वो सीधे हम लोग हमारे एक टेक ऑफ के टाइम पे लगा पाएंगे। एल के बाद में आएगा एम, और एम से होगा मोबिलिटी। हमारी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम लोग बहुत सारी इंजरीज से बच पाए। अब मोबिलिटी क्या होता है इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, ऊपर लिंक आ जाएगा। एम के बाद में आएगा एन, और एन से हमें करना है नॉर्डिक्स। जो नॉर्डिक्स एक्सरसाइज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। और अगर आप अभी तक ये नॉर्डिक्स नहीं कर पाते हो तो फिर आपको कोशिश करना है कि आप जल्दी से जल्दी ये एक्सरसाइज को सीख लो। एन के बाद में आएगा ओ, और ओ का मतलब है ओवर ट्रेनिंग। हमें कोशिश करना है कि हम लोग ओवर ट्रेनिंग से जितना हो सके उतना बचें। बहुत बार ऐसा फेज आता है कि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लगता है, ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करें, दिन भर जंप करते रहें, लेकिन ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से हमें बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती हैं। और यूजुअली हमें कोशिश करना है कि हम लोग हमारी बॉडी को जितना हो सके उतना फ्रेश रख पाएं। मतलब हमारे बॉडी पे इतना ही लोड होना चाहिए कि अगर हम लोग एक हफ्ते भी अगर रेस्ट कर लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फ्रेश लगने लगेगी। ओ के बाद में आएगा पी, और पी का मतलब होगा पावर। अपनी पावर को इंप्रूव करने के लिए हमें वेट ट्रेनिंग में क्लीन और स्नैच जैसी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, और इन एक्सरसाइजेस में हम लोग जितना ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। पी के बाद में आएगा क्यू, और क्यू का मतलब है क्वाड्रिसेप्स। अब जो क्वाड्रिसेप्स है ये हमारे पैर के आगे की मसल्स रहती है जिसको हम लोग ज्यादातर थाइज बोलते हैं। अब ये मसल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो ये मसल रहती है ये हमें नी एक्सटेंशन करने में मदद करती है। मतलब आपने ये वाली एक्सरसाइज तो देखी होगी जिसमें हम लोग अपने पैरों को इस तरीके से लिफ्ट करते हैं, तो ये जो मशीन रहती है हमारे क्वाड्रिसेप्स मतलब थाइज की मसल्स के लिए रहती है। अब इसमें आप देख सकते हो ना कि हमारे घुटने मुड़े हुए हैं और हमें घुटने सीधे करने में फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जब हम लोग हमारे घुटने को इस एक्सरसाइज में सीधा कर रहे हैं तो हमारे इस मसल पे लोड आता है। यही जंप करते टाइम होगा, जब हम लोग टेक ऑफ बोर्ड पे होंगे तब हमारे घुटने मुड़े रहेंगे और हमें हमारे घुटनों को सीधा करना पड़ेगा, जिसके लिए क्वाड्रिसेप्स वाली मसल बहुत ज्यादा काम करेंगी। तो इसलिए हमें इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यू के बाद में आएगा आर, और आर से होगा रोज। रोज एक एक्सरसाइज रहती है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, लेकिन हमें करना है बेंड ओवर रोज। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे पुल करने की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से हमारी जो क्लीन है वो इंप्रूव हो सकती है। और अगर हमारी क्लीन इंप्रूव हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी पावर बढ़ रही है, और अगर हमारी पावर बढ़ेगी तो उससे हम लोग और अच्छा टेक ऑफ कर पाएंगे। अब आर के बाद में होगा एस, और एस से होगा सब्सक्राइब। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ऐसे बहुत सारी यूजफुल टिप्स मिलती रहेंगी जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। एस से होगा स्क्वाट। जो स्क्वाट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जंपर्स के लिए, क्योंकि इसमें भी वही सेम चीज हो रही है, हमारे घुटने मुड़े हुए हैं और हमें फोर्स लगा के वेट को ऊपर लिफ्ट करना है। अब जो स्क्वाट है ये हम लोग अलग अलग तरह के कर सकते हैं, हाफ स्क्वाट कर सकते हैं, फुल स्क्वाट कर सकते हैं, क्वार्टर स्क्वाट कर सकते हैं। ये आप अपने प्रेफरेंस और सीजन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। एस के बाद में आएगा टी, और टी का मतलब है टेक्निक। लॉन्ग जंप के लिए टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी पावर अच्छी है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी स्पीड और पावर का पूरा रिजल्ट मिले तो उसके लिए आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। टेक्निक इन द सेंस मतलब जो हम लोग रनअप पे दौड़ रहे हैं तब हमें टॉल होकर दौड़ना है, हमारे घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, हमें हमेशा सामने देखना है। टेक ऑफ के टाइम पे अच्छे से हमें पूरे लेग्स
को एक्सटेंड करना है। लैंडिंग के टाइम पे हमें कोशिश करना है अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट करने का। जब हम लोग फ्लाइट वाले फेज में रहेंगे तब हमें हमेशा सामने देखना है। अब ऐसे ही टी के बाद में आएगा यू, और यू से होगा अप हिल स्प्रिंट्स, मतलब जो हिल वाले रेपिटेशंस रहते हैं ये भी आप अपने वर्कआउट में कर सकते हो। इससे आपका एक्सेलरेशन इंप्रूव हो जाता है। अब जो अप हिल स्प्रिंट है इसका एक और अल्टरनेटिव हम लोग कर सकते हैं जो कि होगा स्लेड स्प्रिंट्स। ये दोनों चीजें करने से आपका एक्सेलरेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यू के बाद में आएगा वी, और वी से होगा वी क्रंचेस। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको अपने वर्कआउट में जरूर करनी चाहिए। ये करने से आपकी जो लैंडिंग की टेक्निक है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लैंडिंग में भी यही मूवमेंट होगा, हमारे पैर ऐसे रहेंगे और हाथ ऐसे रहेंगे और हमें हमारे हाथों को ऊपर से नीचे लेके आना है। वी के बाद में आएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू से होने वाला है विकेट रनिंग। जो विकेट रनिंग है ये आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे अच्छी टेक्निक सीखने में। अब विकेट रनिंग में जो हर्डल्स रहते हैं इनको कितना दूर रखना है ये मैंने एक इंस्टाग्राम की रील में बताया था, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी चेक कर सकते हो, उस पर भी मैं ऐसे डेली वीडियोस डालते रहता हूँ। डब्ल्यू के बाद में आएगा एक्स, और एक्स से होगा एक्स बाउंड। अब जो ये एक्स है ये वो रोमन नंबर्स वाला 10 है, क्योंकि एक्स से ऐसा कुछ मुझे सूझ ही नहीं रहा था। तो जो ये 10 बाउंड्स रहते हैं ये हम लोग हमारे अकेडमी में भी एक टेस्ट रखते हैं। इसमें आपको करना है एक जगह पे खड़े होना है और 10 बाउंड्स करना है, और 10 बाउंड में आप जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे उसको मेजर करना है। और जो ये डिस्टेंस है ये आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा आप इस डिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स के बाद में आएगा वाई, और वाई से होगा वाई स्क्वाट्स। इसको हम लोग ओवरहेड स्क्वाट भी बोल सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से आपकी स्टेबिलिटी, बैलेंस और मोबिलिटी इंप्रूव होती है, और इन सब चीजों के साथ में स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, जो कि एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वाई के बाद में आएगा जेड, और जेड का मतलब होगा जोन स्प्रिंट्स। इससे मेरा मतलब है इन एंड आउट वाला वर्कआउट। जो इन एंड आउट वाला वर्कआउट है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलैक्स टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं, और जो ये चीजें ये आपको अपने कॉम्पिटिशन फेज के पास में करनी चाहिए। अब ये इन एंड आउट वाला वर्कआउट कैसे करते हैं वो जानने के लिए आप इस साइड वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये थी ए से लेके जेड तक वो 26 टिप्स जिनको यूज करके आप अपनी जंप को इंप्रूव कर पाओगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने जंपर फ्रेंड के साथ शेयर करना। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।